गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है हसमुख एंड गाला वर्सेस आईटीओ। ये केस 2015 का है और मैटर 125 डीटीआर पेज नंबर 299 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, कैपिटल गेन के एग्जम्पशन के बारे में हम सब जानते हैं और हमें पता है कि जब सेक्शन 54 की एक एग्जम्पशन है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि यदि आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है 1 साल पीछे 2 साल आगे और अगले 3 सालों में या कंस्ट्रक्ट कर लिए तो आपको सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिल सकती है और यदि आप ड्यू डेट तक वो नहीं खरीद पाए तो आप पैसा कैपिटल गेन स्कीम में डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस केस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू ये आता है कि आजकल के केस में पहले तो ये होता था कि जनरली जट समेत लोग अपना मकान बनाते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ द लैंड this builder culture has developed, and this builder culture is very common into the NCR, especially in Noida and Gurgaon. So the people, when there is a capital gain in the hands of the assessees, they are going to invest that money into the flats which have been made by the builders. तो जब ये बिल्डर्स अपने फ्लैट्स बनाते हैं तो असेसी ने इस केस में अपनी एग्जम्पशन को लेने के लिए बिल्डर के पास गया और उसको अलॉटमेंट लेटर मिल गया। असेसी ने अपने पैसे दे दिए और पैसे देने के बाद असेसी को अलॉटमेंट लेटर मिल गया। उस अलॉटमेंट लेटर में ये बता दिया गया है साहब ये आपका फ्लैट जो है वो इस मंजिल पर है, इतना आपका फ्लैट नंबर है, इतना आपका स्क्वायर फीट एरिया होगा, ये फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, सारा उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। जब भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर या बिल्डर से असेसी फ्लैट परचेज करता है तो उस केस में जनरली ये होता है कि जो फ्लैट है वो 5 साल 10 सालों में जब धीरे धीरे बनता है और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री की जाती है। तो यहाँ पे जब असेसमेंट हो रही थी असेसी की तो असेसिंग ऑफिसर साहब की तकलीफ थी। उन्होंने ये कहा कि साहब मैं सेक्शन 54 की एग्जम्पशन आपको तब दूंगा जब आपकी रजिस्ट्री होगी। यदि आपने फ्लैट बुक कर लिया, आपको अलॉट हो गया, खाली अलॉटमेंट लेटर पर सेक्शन 54 का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। ये इस केस में झगड़े का इशू था। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर साहब ने असेसी को सेक्शन 54 का बेनिफिट ये कह के नहीं दिया कि आपकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। अरे असेसी कैसे अपनी रजिस्ट्री कराएगा? असेसी के हाथ में तो रजिस्ट्री कराना नहीं है, उसने तो बिल्डर को जाकर के पैसे दे दिए। उसके लिए तो अच्छा है कि उसने पैसे दे दे, वो उसकी रजिस्ट्री कर दे। बट दिस इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन बिजनेस एंड स्पेशली इनटू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस दैट द असेसी गेट्स रजिस्टर्ड इट्स प्रॉपर्टी एट ए वेरी लेटर स्टेज. So you cannot expect the assessee to do which is impossible. But in this particular case, the assessing officer denied the exemption of section 54. The assessee went into the CIT appeal. Even the CIT appeal was not convinced with the version of the assessee, and CIT appeal also upheld the addition made by the assessing officer. So the assessee was left with no other option to go to the ITAT. And when ITAT look into the matter, they allowed the exemption to the assessee under section 54 on the basis of the allotment letter. ITAT ने ये कहा कि असेसी जो कर सकता था वो तो ये कर सकता था कि वो अपना पैसा दे दे। आप ये देखें कि असेसी की इंटेंशन ठीक है, असेसी ने जो इन्वेस्ट करना था वो इन्वेस्ट कर दिया, उसको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, उसका फ्लैट एलोकेट हो गया, उसका एरिया स्पेसिफाइड है, उसको फ्लोर बता दिया गया है कि उसको कौन से फ्लोर पर उसका घर मिलेगा। तो असेसी वो नहीं कर सकता जो उसके हाथ में नहीं है, वो तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो इफ द असेसी हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट एंड द अलॉटमेंट लेटर हैज बीन इशूड बाय द बिल्डर or by the developer, then it will be deemed as a sufficient compliance of section 54 by the assessee, and the department has to give to the assessee the exemption of section 54 as has been rightly claimed by the assessee in this particular case. So the ITAT deleted the addition made by the assessing officer by saying that the assessee has done the sufficient compliance which was in his possible hands, and the exemption under section 54 should be given to the assessee on the basis of the allotment also. यदि असेसी ने अपना एडवांस दे दिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, तो उसके बेसिस पर असेसी को जो है वो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन दी जानी चाहिए और असेसी का ये राइट उससे नहीं लिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 54 के एग्जम्पशंस को समझने के लिए, क्योंकि जब भी असेसिंग ऑफिसर असेसी की एग्जम्पशंस देखते हैं तो उनको बड़ी
तकलीफ होती है, वो एक ऐसे काउंटर पार्टी जो है वो इसको देखते हैं। असेसमेंट का एक मेन मकसद है कि आपको एक सही टैक्स कैलकुलेट करना है। द असेसमेंट इज नॉट ए फाइट बिटवीन द असेसी एंड द असेसिंग ऑफिसर, बट अकॉर्डिंग टू मी in India there is a culture of like two parties are fighting each other. The main purpose of the assessment is to calculate the right tax of the assessee. और ये तो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है बहुत पुराना कि यदि असेसी ने कोई बेनिफिट क्लेम नहीं किया, यदि आपको ऐसा लगता है कि असेसमेंट के दौरान उसको कोई बेनिफिट मिलना चाहिए तो ऑफिसर को वो भी उसको देना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर एक लर्नेड आदमी है, उसको इनकम टैक्स कानून की जानकारी है। एक असेसी छोटा असेसी है, उसको जानकारी नहीं है, बट उस सर्कुलर की तो खुलकर धज्जियां उड़ती हैं। बहरहाल इस केस में ITAT ने असेसी को रिलीव दिया और सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को एक्सेप्ट किया। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज हसमुख एंड गाला वर्सेस ITO, एंड दिस केस हैज बीन decided in 2015 and matter has been reported in 125 DTR page number 299. Thank you friends.